नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्पीकर। आज हम चर्चा करेंगे मुख्तार अंसारी के बारे में, जो यूपी के गाजीपुर जिले का 5 बार का चुना हुआ विधायक था। अब गाजीपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वो पूर्वांचल क्षेत्र में आता है और यहीं से मुख्तार अंसारी 5 बार का चुना हुआ विधायक था। इसकी अभी हाल ही में यूपी के बांदा जेल में डेथ हो गई है। हालांकि जो मेडिकल अटेंडेंट्स और डॉक्टर्स मुख्तार को अटेंड कर रहे थे, उन्होंने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि ही डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उसको हार्ट अटैक आया था, इससे पहले भी 2019 में उसको हार्ट अटैक आ चुका है, बट दैट टाइम ही सर्वाइव, बट दिस टाइम इट प्रूव टू बी फेटल एंड ही डाइड। पर कंट्रोवर्सी पर जो जिंदा रहने वाले लोग होते हैं वो गिद्ध की तरह होते हैं और उनको सिर्फ लाश की तलाश होती है कि किसी तरीके से एक लाश मिल जाए और कुछ दिन तक उनका जो भोजन का जुगाड़ है वो सुनिश्चित हो जाए। और जैसे ही मुख्तार मरा, ये कंट्रोवर्सी जीवी फिर आ गए अपना ढोल मंजीरा लेकर और बोलने लगे कि ये तो योगी जी का ठोक दो मॉडल चल रहा है, मुसलमान जेल में भी सुरक्षित नहीं है, वगैरह वगैरह। खैर, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में हम 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, कि मुख्तार खुद किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता था। दूसरा, कि उसका अपना आपराधिक इतिहास क्या था। तीसरे बिंदु में मैं उन लोगों से कुछ बात कहना चाहूंगी जो लोग मुख्तार की मौत पर उसका यशोगान कर रहे हैं। मातम मनाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट किसी कुख्यात अपराधी का जब आप यशोगान करते हैं तो समाज में एक दूसरे तरीके का मैसेज आता है। और इस टॉपिक पे मैं तीसरे बिंदु में बात करूंगी। और एंड में ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है कि उसको पॉइजन दे के मारा गया है, उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है और क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है, उस पे एक हम फ्लैश चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। हम शुरुआत पारिवारिक पृष्ठभूमि से करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि अक्सर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं और अगर वो किसी विशेष समुदाय से आते हो तो पूरी एक वैचारिक आतंकवादियों की एक फौज खड़ी हो जाती है और वो अलग अलग कुतर्क लेकर आ जाते हैं कि नहीं, वो तो परिस्थितियों का मारा हुआ था, गरीब था, या उस पर जुल्म हुआ था, इसी वजह से वो आतंकवादी हो गया था, जैसा कि हमने बुरहान वानी के केस में देखा भी था। पर मुख्तार इन किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है। He came from a very affluent and prosperous family. His Dadaji M.A. Ansari was one of the freedom fighters and also one of the presidents of Indian National Congress. His Nana ji was Brigadier Usman, जो कि इंडियन आर्मी के ऑब्वियसली एक ब्रिगेडियर थे। 1947 में जब ट्राइबल इन्फिल्ट्रेशन हुआ था फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमारा जो पीओ के पार्ट है वो पाकिस्तान के पास चला गया था। तब एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट था झांगर, वो भी पाकिस्तानियों के पास चला गया और ये जो जगह थी वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट थी। ही promised to recover it and he did so at the cost of his own life. He died at the age of 35. बाद में मरणोपरांत उनको महावीर चक्र भी दिया गया और उनके शौर्य और पराक्रम की वजह से ही उनको नौशेरा का शेर भी कहा जाता है, क्योंकि झांगर जो पॉइंट है वो नौशेरा सेक्टर में ही पड़ता है। इस बंदे के जो चाचा जी हैं वो हामिद अंसारी हैं। ही वॉज इन इंडियन फॉरेन सर्विस और लेटर ही बिकेम 12th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो 2007 से 2017 तक, यानी कि 10 साल तक भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे। इसके एक भाई हैं जावेद अंसारी, वो भी मीडिया में एक अच्छा खासा नाम है। उसका एक भाई है अफजाल अंसारी, जो कि एमपी रह चुका है गाजीपुर से। इसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से ये तो नहीं लगता कि ये कोई सताया हुआ मजलूम इंसान था। ही वॉज नॉट द बॉर्न वन, ही चोज टू बी वन ऑफ देम, द माफियाज। Now let's move to next point and talk about his own criminal background. He started his criminal activities at a very young age और तब से ही छोटी मोटी जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं, जैसे हफ्ता वसूली करना, धमकी देना, इन छोटी मोटी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हर अपराधी छोटे मोटे अपराध से अपनी शुरुआत करता है, सेम वैसे ही मुख्तार अंसारी ने भी की थी।
पर जो बड़े केसेस इसके नाम पर हैं, उनमें सबसे पहला बड़ा केस था नंद कुमार रुंगटा का अपहरण और उनकी हत्या, जो कि करीब साल 1999 में हुई थी। इससे पहले, इस कांड से पहले करीब 1996 में मुख्तार अंसारी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुका था। अब रुंगटा कौन थे? रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष थे और करीब साल 1999 में उनका अपहरण किया गया और फिरौती के पैसे लेने के बावजूद उनकी हत्या कर दी गई। दूसरा बड़ा केस गैंग वॉर से रिलेटेड है, जो कि मुख्तार गैंग की ब्रजेश सिंह के गैंग से थी। ब्रजेश सिंह भी उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली नेता थे। 2002 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, तो गाजीपुर की मोहम्मदाबाद की जो सीट थी, जहां से मुख्तार का बड़ा भाई अफजाल अंसारी काफी बार इलेक्ट हो चुका था, वहां से बीजेपी के जो कैंडिडेट थे कृष्णानंद राय, उनको जीत मिली। और कृष्णानंद राय जो थे, ही वॉज बैक्ड बाय ब्रजेश सिंह। और यहाँ से, यानी कि कृष्णानंद राय की जीत के बाद से, ये जो गैंग वॉर था, ये अहंकार की लड़ाई में बदल गया। आए दिन एक दूसरे पर फायरिंग होती रहती थी। पर सबसे बड़ा कांड जो हुआ, वो हुआ जनवरी 2004 में, जब फायरिंग लखनऊ के कैंटोनमेंट एरिया में हुई। अब आप सोच सकते हैं कि राजधानी के कैंटोनमेंट एरिया में एक दूसरे पे लोग गोली चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर थी। इसको मीडिया ने भी कवर किया और प्रशासन हरकत में आ गया। और तब मुलायम सिंह की सरकार थी। यहां से एंट्री होती है डीएसपी शैलेंद्र सिंह की। इस फायरिंग वाले इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन किया गया और उसको हेड करने के लिए शैलेंद्र सिंह को कहा गया। अब शैलेंद्र सिंह को हेड करने के लिए दो कारणों से कहा गया। एक तो उनकी जो छवि थी डिपार्टमेंट में, वो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के तौर पर थी, और दूसरी बात ये थी कि वो खुद एक चंदौली के निवासी हैं, वो चंदौली के रहने वाले हैं और बनारस और गाजीपुर वाले जो रीजन है उसको अच्छे से जानते समझते थे। तो इस कारण से शैलेंद्र सिंह को ये ड्यूटी दी गई कि वो उस टीम को हेड करें। अब टीम ने पहला काम ये किया कि गवर्नमेंट के अप्रूवल से उसने पैरेलल लिसनिंग स्टार्ट की। पैरेलल लिसनिंग एक फैसिलिटी होती थी जिसमें दो लोग क्या बात कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी जो है वो रियल टाइम में सुन सकता था, और ये फैसिलिटी गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद दी जाती थी। पैरेलल लिसनिंग से ये पता चला कि मुख्तार वाज प्लानिंग टू बाय अ लाइट मशीन गन इन 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ रुपए में उसको एक लाइट मशीन गन खरीदनी थी, जो बच्चन यादव नाम का आदमी जम्मू की आर्मी यूनिट से चुरा के भागा था और वो अपने मामा के यहाँ बनारस में छुपा हुआ था। अब मुख्तार को ये एलएमजी ही क्यों चाहिए थी? वो उसको इसलिए चाहिए थी कि जो कृष्णानंद राय थे वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे, और बुलेट प्रूफ गाड़ी पे जो नॉर्मल बंदूक होती है या फिर नॉर्मल जो पिस्टल्स होते हैं वो उसको पियर्स करने में, यानी कि उसको भेदने में उतने सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए उसको एलएमजी चाहिए थी ताकि वो उनको इन द वन शॉट मार सके। अब जब टीम को ये पता चला कि एलएमजी यूपी की धरती पे आ चुकी है, तो पूरा जो प्रशासन था वो हरकत में आ गया। अब जैसे ही टीम को ये पता चला कि एलएमजी जो है वो यूपी में आ चुका है, तो ये बड़ी समस्या वाली बात थी, क्योंकि अगर यूपी की धरती पे एलएमजी से फायरिंग हो जाती तो और एक सरकार की किरकिरी हो जाती। तो इसीलिए प्लानिंग की गई कि छापा मार करके एलएमजी को रिकवर किया जाएगा, और वो कहाँ से? बनारस से। जो बंदा था, जो चुरा के भागा था, वो बनारस में छुप के बैठा हुआ था। तो 25 जनवरी को छापा मारा गया और एलएमजी के साथ साथ 300 राउंड कारतूस भी रिकवर किया गया। तो 25 जनवरी को जब ये न्यूज मीडिया में आया तो पुलिस को काफी वाहवाही मिली कि अच्छा काम किया है, एलएमजी रिकवर हो गई। पर जैसे ही 26 जनवरी को मीडिया में ये खबर आई कि पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट की धारा लगाई गई है, ना कि सिंपल आर्म्स एक्ट की, वैसे ही खलबली मच गई। अब खलबली इसलिए मच गई क्योंकि जो सिंपल आर्म्स एक्ट होता है उसमें और पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। सिंपल आर्म्स एक्ट में जिसके घर से हथियार बरामद किया गया है सिर्फ वही एफआईआर में नामजद होगा, बट पोटा में क्या होता है कि जिसके घर से रिकवर किया गया है उसका भी नाम होगा, और जिसको उसको बेचना है यानी कि जिसने उसको मंगवाया है उसका भी नाम एफआईआर में डाला जाएगा। और जैसे ही ये न्यूज मीडिया में आया तो बहुत खलबली मच गई। अब मुख्तार ने भी प्रेशर बनाना स्टार्ट किया मुलायम सिंह की सरकार पे
कि एफआईआर को किसी तरीके से विड्रॉ किया जाए और मेरा नाम उसमें से हटाया जाए, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी तो पोटा हटाना मुश्किल था। और यहाँ से स्टार्ट होता है शैलेंद्र सिंह और उनके जूनियर्स का टॉर्चर। सिर्फ इन दोनों का ही नहीं, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे प्रेशर बनाया गया। रातों रात बनारस जोन के आईजी, डीआईजी सबका ट्रांसफर कर दिया गया और नए पुलिस पदाधिकारी वहां पे लाए गए टू निगोशिएट विद शैलेंद्र सिंह। बट शैलेंद्र सिंह ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं एफआईआर वापस नहीं लूंगा, और क्योंकि उनके जूनियर्स को उनकी वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही थी, तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए 11 फरवरी 2004 को उन्होंने एक रेजिग्नेशन लेटर डिपार्टमेंट में सबमिट कर दिया। पर उसमें जो स्टेटमेंट उन्होंने लिखा था वो एग्जैक्टली यही था कि जब सरकार और प्रशासन को निर्देश स्वयं माफिया दे रहे हैं तो ऐसे में मुझ जैसे ईमानदार अधिकारी का काम करना मुश्किल है, और इसी कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अब रेजिग्नेशन के इस स्टेटमेंट पे मुलायम सिंह यादव खुद भड़क गए और उन्होंने मीडिया में और विधानसभा में ये कहा कि पुलिस ये सब सिर्फ पॉपुलैरिटी और लाइमलाइट पाने के लिए कर रही है। इसके बाद अंडर प्रेशर शैलेंद्र सिंह को दूसरा इस्तीफा देना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ। तब जाकर के मार्च 2004 में उनका इस्तीफा मंजूर किया गया। यानी कि पहली फायरिंग की घटना, एलएमजी की पैरेलल लिसनिंग, एलएमजी रिकवरी और पोटा का लगना, एंड देन फिर शैलेंद्र सिंह का रेजिग्नेशन, ये सारा जो घटनाक्रम था ये सिर्फ 3 महीने के अंदर हो चुका था। शैलेंद्र सिंह ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद से वो पब्लिक लाइफ में, सोशल सर्विस में अपना काम करते हैं। पर अब क्या हुआ कृष्णानंद राय का? तो मुख्तार जो संभवतः मऊ दंगों के आरोप में जेल में था, वहीं से उसने नवंबर 2005 को उनकी हत्या करवा दी। जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं थे और उनके साथ साथ 6 और लोगों की हत्या की गई। इस हत्याकांड में करीब 500 राउंड गोलियां चलाई गई। कृष्णानंद जो 2 गोली से भी मर सकते थे, उन पर 500 राउंड गोलियां चलाई गई और बाद में करीब 70 गोलियां उन 7 लोगों के बॉडी से रिकवर की गई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि न सिर्फ हम तुम्हें मारेंगे बल्कि हम तुम्हें ऐसे मारेंगे कि कोई तुम्हारे बाद मेरे अगेंस्ट एज अ पॉलिटिकल राइवल खड़ा होने की हिम्मत ना करे। और ये जो नृशंसता होती है वो किसी भी अपराधी की स्वाभाविक प्रकृति होती है। आप शहाबुद्दीन के केस में ही देख लीजिए कि कैसे उसने चंदा बाबू के 2 बेटों को एसिड में डुबा के मार दिया था। और ऐसे अपराधियों की प्रवृत्ति कभी खत्म नहीं होती, वो चाहे जेल के अंदर रहें या जेल के बाहर रहें। अब आप अतीक अहमद का ही केस देख लीजिए, कैसे उसने गुजरात जेल में बैठे बैठे राजूपाल की हत्या करवा दी। मैंने एक लाइव देखा था शम्स ताहिर खान का, जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह जब मुख्तार लखनऊ की जेल में बंद था तब उन्होंने उसको खुलेआम लखनऊ पुलिस के हेडक्वार्टर्स में आते जाते देखा था। यहाँ तक कि जब उसने देख लिया कि मीडिया ने उसको बाहर देख लिया है और उसको कवर कर रही है, तो उसने बाकायदा पोज दिया और जाते हुए बिल्कुल धमकाने वाले अंदाज में ये बोल के गया कि कवर तो कर लिया है पर चलाना मत। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे लोगों के लिए जेल से बाहर रहने में या जेल से अंदर रहने में क्या ही फर्क पड़ता है। शम्स इसके आगे ये भी बताते हैं कि लखनऊ जेल से जब उसका मन होता था वो शॉपिंग पर निकल जाता था, घूमने निकल जाता था। मतलब कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाना है तो वो जेल के अंदर रह के दिखाओ चाहे बाहर रह के दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेल के अंदर से भी इसका आतंक का साम्राज्य खत्म नहीं हुआ। अभी लेटेस्ट की न्यूज थी 2023 की, उसमें एक पेशी के दौरान उसने जज के सामने ही गवाह को धमका दिया। उसने गवाह को धमकाते हुए बिल्कुल ये कहा अपने वकील से कि इस बंदे की फोटो मुझे भेज देना, मैं इसको देख लूंगा। और उसके इस एक्ट पे मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे जो अपराधी होते हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं होता है वो जेल के अंदर रहें या जेल के बाहर रहें। बांदा जेल लाने से पहले जब वो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था, वहां के बारे में इतनी न्यूज है कि वो पूरा एक आलीशान जिंदगी जीता था वहां पे उसकी वाइफ उसके साथ रहने जाती थी। तो अब आप खुद सोचिए, जो ऐसे लोग हैं वो टैक्स पेयर के एक बाहर रहेंगे तो वो क्राइम करेंगे, मर्डर करेंगे, सबको धमकाएंगे, अपना इकोनॉमिक एम्पायर क्रिएट करेंगे, और वो जेल के अंदर जाएंगे तो भी उनका जो एक्टिविटीज होती हैं क्राइम की वो बंद नहीं होती। तो ऐसे अपराधियों का समाज से जुड़ के रहना कितना खतरनाक है, ये आप खुद सोच सकते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड है। जब से मुख्तार अंसारी की डेथ हुई है तब से सोशल मीडिया पे एक जो स्पेशल सेक्शन कह सकते हैं वो
मुख्तार अंसारी का गुणगान कह लीजिए, यशोगान कह लीजिए, वो करते नहीं थक रहे हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी था, उसने गरीबों के लिए इतना काम किया, वगैरह वगैरह। तो उनको मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब एक तर्क ये भी था कि देखिए उसकी मूछें उसके दादाजी जैसी दिखती है। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर उसकी मूछें उसके दादाजी जैसी दिख रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका अपराध कम हो गया? और अगर वो अच्छे परिवार से था, आप खुद बता रहे हैं सोशल मीडिया पे जो टीम है इनकी, वो खुद बता रही है कि वो बहुत अच्छी फैमिली से था, उसके नाना जी ब्रिगेडियर उस्मान थे, उसके दादाजी ये थे, उनके पिताजी ये थे। तो क्या ये उसका नैतिक कर्तव्य नहीं था कि वो खुद सन्मार्ग पर चलता? मार्ग चुनकर पहला गुनाह तो उसने यही किया है। अगर है हिम्मत आप लोगों में, तो आप ये बात पूछिए उसके परिवार से। और जो लोग उसका गुणगान कर रहे हैं, उनको मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इन लोगों ने एक बार भी उन लोगों के परिवार से पूछा कि वो कैसे जी रहे हैं, जिनको मुख्तार अंसारी ने मरवा दिया था, जिनकी जमीन हड़प ली? उनसे भी एक बार जाकर के पूछना चाहिए था। एक साथ सात लोगों का मर्डर किया गया, उनके परिवार से भी जाकर के एक बार पूछिए कि इतने सालों में 22 साल हो गए। कृष्णानंद 22 साल नहीं, 2005 की घटना थी, तो करीब करीब 18-19 साल हो चुके हैं। इतने सालों में उनके परिवार पे क्या बीती होगी? उनकी सिर्फ हत्या ही नहीं की गई थी, उनके रिलीजन को भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसका मखौल बनाया गया था। उसको एकदम उनकी डेथ के बाद उनकी जो हिंदू लोग होते हैं, वो जो शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, जो मेल लोग होते हैं, उसको काट करके उनको ह्यूमिलिएट किया गया था। उनके परिवार वालों से भी पूछना चाहिए था, इतने साल आप लोग कैसे इस ह्यूमिलिएशन के साथ जिंदा रहे हैं? एक बार शैलेंद्र सिंह से भी जाकर के मिलना चाहिए कि जो इस बंदे ने 2004 में अपनी नौकरी छोड़ दी, 20 साल हो गए करीब करीब, उसने अपना जीवन कैसे बिताया? उनको तो 1 करोड़ की घूस मिल रही थी, और जब कोटा हटाने की बात चल रही थी, तो मुख्तार अंसारी ने शैलेंद्र सिंह को ये ऑफर दिया था कि आप 1 करोड़ जो है वो रख लीजिए और इस एफआईआर में से मेरा नाम निकाल दीजिए। इमेजिन, एक ईमानदार बंदा, उसने 1 करोड़ को रिफ्यूज किया। आज से 20 साल पहले वो बहुत बड़ी रकम थी, उसको रिफ्यूज किया। तो वो एक ईमानदार बंदा अगर पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ के चला गया, तो ये किसका नुकसान था? क्या जनता का नुकसान नहीं था? हम अक्सर क्रिप करते हैं, हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट सही से काम नहीं करता है, पुलिस बिक जाती है, वगैरह वगैरह। ऐसे लोग इन माफियाओं के डर से डिपार्टमेंट छोड़ के जाएंगे, तो जो लोग बचेंगे वो वैसे ही काम करेंगे। कौन जानता है, शैलेंद्र सिंह के साथ और भी बहुत सारे पुलिस अधिकारी रहे होंगे, वो चुप हो गए होंगे, आज भी वो डिपार्टमेंट में बने होंगे, वो आज डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, पर क्या वो खुल के काम कर रहे होंगे? नहीं। सिस्टम से समझौता कर चुके होंगे, जैसा चल रहा है चलने दो, अगर आवाज उठाओगे वही हालत होगी जो शैलेंद्र सिंह की। ऐसे माफिया जो होते हैं ना, वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मैं उन कट्टरपंथी मुसलमानों से भी पूछना चाहती हूँ कि तुम लोग जो भर भर के उस बंदे के जनाजे पे जा रहे हो, तुम्हारा क्या नैतिकता बनती है? तुम लोगों की क्या तुम सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि वो मुसलमान था, या फिर इसलिए जा रहे हो कि उसने एक हिंदू को मार करके उसके धर्म को ह्यूमिलिएट किया? तुम लोगों को बहुत एक जो होता है ना सैडिस्टिक प्लेजर, वो मिल गया तुम लोगों को। आखिर तुम लोग किस मोरल अथॉरिटी के बेसिस पे जा रहे हो? कुछ तो होगा। सोशल मीडिया पे उतना उसका गुणगान चल रहा है, स्पेशली ये जो कट्टरपंथी मुसलमान होते हैं ना, यही लोग सारा ट्रेंड चला रहे हैं। तो समाज को, जनता को इन लोगों से पूछना चाहिए कि जिसका तुम गुणगान कर रहे हो वो कौन था? वो कोई रॉबिन हुड नहीं था। अगर किसी 4 का भला करने वाला 40 लोगों की गर्दन काट दे, तो वो रॉबिन हुड नहीं बन सकता, वो हत्यारा था और हत्यारा ही रहेगा। एंड में बात करते हैं जो थ्योरी चलाई जा रही है कि उसको पॉइजन दिया गया है, तो इस पे एक लॉजिकल डिस्कोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोच करके देखिए, जब चुनाव का टाइम है, उस टाइम पे अगर रूलिंग गवर्नमेंट उस बंदे को पॉइजन क्यों दे? इसमें सरकार का हाथ मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो वो उसको जहर क्यों देगी जब उसको ये बात